अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेज़र का थर्ड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स को स्टडी किया था जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में एक्चुअल में ग्राउंड पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स पर जब भी कोई फोटॉन को इंसिडेंट कराया जाता वो इलेक्ट्रॉन्स उन फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो एनर्जी को या फोटॉन को रिलीज़ करने के बाद किसी भी लेवल में ट्रांजिशन कर सकते थे। अगर वो एन में मौजूद हैं तो उनकी ट्रांजिशन के में भी हो सकती थी, एल में भी और एम में भी। इस टाइप की ट्रांजिशंस को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांजिशन भी कहा जाता है और इनके लेवल्स को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। इसके अलावा एक और कंडीशन थी कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है, इवन के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी फिक्स होती है। और ये कंडीशन नहीं है, एक्चुअल में ये पहले से ही एप्लीकेबल है बोहर पोस्टुलेट्स के मुताबिक। बोहर ने हमें इसके बारे में पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी कि हर एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी, फिक्स होगी, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स में जो एनर्जी की ट्रांजिशन है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है बनिस्बत एटॉमिक एनर्जी लेवल्स के या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में तो इजीली इलेक्ट्रॉन जो है फोटॉन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता था और वहाँ पर हमें कुछ लेवल्स दिखाई देते थे जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स थे। मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स में एक्चुअल में एटम्स जो हैं दो या दो से एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और अब इन मॉलिक्यूल्स को एक्साइटेड करके एक्साइटेड स्टेट में भेजना और वापस उनके ग्राउंड स्टेट में लाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इनके दरमियान डिफरेंट टाइप्स के स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। जो रोटेशनल स्टेट्स हो सकती हैं, वाइब्रेशनल स्टेट हो सकती हैं या फिर रोटेशनल वाइब्रेशनल स्टेट्स भी हो सकती हैं। मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स में एक्चुअल में जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी का सम होती है और इन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ की वजह से हमें कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सप्लेन करने को मिलती हैं। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकती हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकती हैं और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकती हैं। ये कहने का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स में जब एनर्जी ट्रांजिशन होती है तो उस दौरान कुछ ऐसी रेज इमिट होती हैं जो हमें कुछ ना कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड करती हैं। यानी उन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम कुछ रेज़ की डिटेक्शन कर सकते हैं, कुछ लाइट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये लाइट किस रेज़ की हैं या इनकी वेवलेंथ किन रेज़ के साथ मैच कर रही हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ एनर्जी लेवल्स दिए गए हैं, n=1, n=2 एंड n=3। ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स की डायग्राम है कि n=1 में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं वो फोटॉन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और उसके बाद एनर्जी को रिलीज़ करके वापस वो n2 या फिर n1 में जो हैं वो आ सकते हैं। अगर हम देखें तो हमें पता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब भी किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती थी वो कुछ ना कुछ रेज़ को इमिट करती थी और वो रेज़ हमें क्या देती थी? स्पेक्ट्रोस्कोपी देती थी। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअल में कैसे प्रोड्यूस होती थी? जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती थी या तो उस सूरत में या इंट्रैक्शन की वजह से उन मैटर से निकलने वाली रेज़ जो निकलती थी वो लाइट की फॉर्म में होती थी जो हमें डिफरेंट टाइप्स की रेज़ को डिटेक्ट करने में मदद देती थी। अब ये मैटर्स कौन सी टाइप्स के हो सकते हैं? वो मैटर्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और इन्हीं मैटर्स की वजह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स में कुछ एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं और वो लेवल्स एटॉमिक एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं या फिर मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा रिजल्ट में एक्चुअल में होता क्या है कि मॉलिक्यूलर में जैसे कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट करती थी, इसी तरह मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स में भी होती हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स में जस्ट इलेक्ट्रॉनिक नहीं पाई जाती, वाइब्रेशनल और रोटेशनल का इजाफा हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इसके अलावा यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स में जो हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो होमोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं और इन मॉलिक्यूल्स में जो लेवल्स होते हैं वो VRE से मुराद है वो वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा
मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा हमें मिलता है उसमें जो लाइट हमें मिलती हैं वो यूवी और विजिबल होती हैं। ये किस तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं? इसके कहने का मतलब है कि अगर ग्राउंड पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। एक्साइटेड स्टेट के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन किसी फोटान को इमिट करते हैं, किसी लाइट को इमिट करते हैं, जब उस लाइट को डिटेक्ट किया गया तो उस डिटेक्शन की वजह से ये पता चला कि यहाँ पर जो लाइट इमिट हो रही है, जो लाइट हमें मिल रही है, उसकी वेवलेंथ यूवी वेवलेंथ या फिर विजिबल लाइट की वेवलेंथ से मैच कर रही है। इसी वजह से हमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है जो हमें यूवी या विजिबल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से मुराद भी यही है कि मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स में जब एनर्जी का ट्रांजिशन होता है तो वाइब्रेशनल लेवल्स के दरमियान जो इमिट होने वाला फोटान है वो हमें इंफ्रारेड की वेवलेंथ के इक्वल मिलता है। इसी वजह से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी हमें इंफ्रारेड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरह रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमें माइक्रोवेव्स मिलती हैं। अगर हम इनके डिटेल देखें तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में एक्चुअल में होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में ये होता है कि ग्राउंड पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ होती है? वो किसी फोटान के फॉर्म में रिलीज़ होती है। जब एक स्पेक्ट्रोस्कोपी उस फोटान को डिटेक्ट करती है तो उसकी वेवलेंथ बिल्कुल उन वेवलेंथ के इक्वल होती हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज या फिर विजिबल रेज में पहले से ही उनकी वेवलेंथ जो है वो मैच कर जाती हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के नतीजे में हमें यूवी या विजिबल लाइट मिलती हैं। इनके एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो गैप होता है वो 10 इलेक्ट्रोवोल्ट का होता है और ये गैप फिक्स है। मोस्टली MCQs में या क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो गैप है वो कितना होता है। हर इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल या रोटेशनल स्पेक्ट्रा का जो एनर्जी गैप है वो डिफरेंट होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वो सिर्फ होमो या हेट्रो दोनों टाइप के न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में देखने को मिलते हैं। जबकि अगर हम बात करें वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, यानी ये इस तरह का स्पेक्ट्रा है जिसमें वाइब्रेशन और रोटेशन दोनों टाइप की पाई जाती हैं। हम यहाँ पर जस्ट प्योर रोटेशन या प्योर वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहे। ये स्पेक्ट्रा जो है इसमें वाइब्रेशनल रोटेशनल दोनों लेवल्स पाए जाते हैं। इनके नतीजे में जो हमें लाइट मिलती है देखने को वो इंफ्रारेड की होती है और ये एब्जॉर्प्शन के नतीजे में होते हैं, यानी यहाँ पर इमिशन नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में एब्जॉर्प्शन भी हो रही थी और उसके बाद इलेक्ट्रॉन इमिट भी हो रहा था। यहाँ पर जस्ट एब्जॉर्प्शन के नतीजे में जो हमें लाइट देखने को मिलती है वो हमें इंफ्रारेड की फॉर्म में होती है। एब्जॉर्प्शन से मुराद मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे फोटान इमिट नहीं होगा। अगर फोटान इमिट नहीं होगा तो हम किस तरह देख सकेंगे कि स्पेक्ट्रा किस तरह का बन रहा है। एब्जॉर्प्शन से मुराद है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फोटान जो हैं वो एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में तो जाते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में जस्ट इमिशन नहीं करते। उनकी इमिशन जो होती है वो फिर वाइब्रेशन या रोटेशनल के दरमियान होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये सारे एक्चुअल में एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो लेवल्स दिए गए हैं ये वाइब्रेशनल हैं। जो ये वाले लेवल्स हैं ये वाइब्रेशनल हैं और इनके दरमियान जो लेवल्स दिए गए हैं वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा के हैं, रोटेशनल लेवल्स हैं। जिनको हम अपनी मर्ज़ी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है कि मोमेंटम को जो रिप्रेजेंट किया जाता है L+S=J होता है। यहाँ पर जो वाइब्रेशनल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम यूज़ किया गया या फिर क्वांटम कह सकते हैं हम, क्वांटम नंबर जो यूज़ किया गया है वो J यूज़ किया गया है। और जो रोटेशनल है हम कंसीडर कर सकते हैं, चलें यहाँ पर वाइब्रेशनल के लिए हम V को कंसीडर करते हैं और रोटेशन के लिए J को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी लेवल जो होगा इसका एनर्जी लेवल होगा N=1, इसका लेवल N=2, N=3। जबकि यहाँ पर जो मौजूद वाइब्रेशन है इसका होगा V0 V1 और इसका J0 J1 यानी रोटेशन के लिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है उसके बाद जब वो ग्राउंड स्टेट पर आने की बजाय अगर वो इन दोनों एक्स्ट्रा लेवल्स के दरमियान इमिशन ऑफ फोटान करता है और अगर उस फोटान को डिटेक्ट किया जाए, अगर उसकी डिटेक्शन के बाद उसकी वेवलेंथ जो है वो इंफ्रारेड से मैच कर जाती है तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो हमें इंफ्रारेड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इसके दरमियान जो गैप पाया जाता है, इनके दरमियान जो एनर्जी गैप होता है वो फिक्स होता है 10⁻⁻⁴ का। हर स्पेक्ट्रा का जो गैप है वो डिफरेंट है। इलेक्ट्रॉनिक का 10 था, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा का 10⁻⁻⁴ है। इसी तरह
जब हम बात करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा की तो उसका गैप भी चेंज होगा और इनके दरमियान जो हमें मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिन मॉलिक्यूल्स में ये स्पेक्ट्रा लाई करता है वो जस्ट हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। होमोन्यूक्लियर में हमें ये स्पेक्ट्रा देखने को नहीं मिलता। उसके बाद अगर हम बात करें रोटेशनल स्पेक्ट्रा की, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में ही कंसीडर किया जाता है। इस स्पेक्ट्रा में ये प्योर रोटेशन होता है, यानी इन दो लेवल्स के दरमियान जो हमें लेवल्स देखने को मिलेंगे वो जस्ट रोटेशनल स्पेक्ट्रा के होंगे। ये प्योर रोटेशन की वजह से मिलता है हमें। इसमें जो ट्रांजिशन होती है वो रोटेशनल एनर्जी स्टेट के दरमियान एग्जिस्ट करती है और इनमें जो हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है वो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की वजह से मिलता है और इसका एनर्जी गैप भी फिक्स होता है 10⁻³ एनर्जी गैप। तो हम देख सकते हैं डिफरेंस के रोटेशनल और वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो हमें मॉलिक्यूल्स मिले थे वो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स थे, जबकि अगर हम सिंपल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करें या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो वहाँ पर हमें हेटेरो और होमोन्यूक्लियर दोनों मिले थे। एनर्जी गैप सबका चेंज है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्पेक्ट्रा का जो गैप है वो 10 है, जबकि हम वाइब्रेशनल रोटेशन की बात करें तो 10⁻⁻⁻⁴ है और अगर हम उसमें से प्योर रोटेशन की बात करें तो 10⁻⁻³ है। तो हम इस तरह देख सकते हैं कि वाइब्रेशन का गैप जो है वो 10⁻⁻⁻1 हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्यूपेशन लेवल किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह एक एनर्जी लेवल्स में जो हैं ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से हमें किस तरह जो है वो ऑक्यूपेशन लेवल्स मिलते हैं।